Good morning students. Today we will discuss our next topic in the electrochemistry chapter, variation of molar conductivity with concentration. Concentration के साथ molar conductivity पे क्या impact पड़ता है, ठीक है, which is studied by the help of Debye-Huckel-Ossanger equation. This equation is lambda m equals to lambda node m minus a under root c, where a is the constant which is depend upon the nature of electrolyte and it varies from electrolyte to different electrolytes, ठीक है, and under root c is the concentration and lambda node m is the molar conductivity at infinite dilution. Lambda m is the molar conductivity and lambda node m is the molar conductivity at infinite dilution, और हम इसे क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, फर्स्ट अगर हमारी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इफ़ वी आर टेकन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन क्या इम्पैक्ट होगा, देन स्लो इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो स्लोली इंक्रीज़ होगा उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी या डाइल्यूशन ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज़ करती जाएगी, किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, ठीक है। इसको हम एक ग्राफ से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास जो ग्राफ की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी की वैल्यू इस पॉइंट पे आती है, तो जब हम डाइल्यूट करी जा रहे हैं दैट मीन्स कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती जाएगी। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि स्लो इंक्रीज़ होता है डाइल्यूशन के साथ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल HCl वो कम्प्लीटली पहले से ही डिसोसिएट होती है अपनी इलेक्ट्रोलाइट में, अपने आयंस में। तो जब हम उसमें वाटर ऐड करते भी हैं तो सिर्फ उनकी मूवमेंट ईजी हो जाती है, जो उनकी मूवमेंट है वो इजी हो जाती है एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाती हैं और ज़्यादा, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ करती है। बट ये इंक्रीज़ जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, स्लो, बिकॉज वो ऑलरेडी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एंड डिकम्पोज हुए हैं अपने सोल्यूशन में। अगर आप बात कर रहे हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, तो उनकी जो इंक्रीज़ है डाइल्यूशन के साथ वो कैसा है, बहुत रैपिड इंक्रीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कंडक्टिविटी वैल्यू देख रहे हैं एसिटिक एसिड CH3COOH की, तो अगर वो किसी पॉइंट पे ये है, देन हमारे पास क्या होगा, किसी पॉइंट पे अगर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इतनी है तो डाइल्यूशन के साथ यानी कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो डाइल्यूशन के साथ साथ उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज शो करेगी, बिकॉज अब उनके पास क्या होगा, वो मोर एंड मोर सॉल्वेंट ऐड करने पे, सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने पे उनकी जो सोल्यूट इंटरेक्शंस हैं वो ब्रेक हो जाएंगी, सोल्यूट जो इंटरेक्शंस हैं वो ब्रेक हो जाएंगी एंड उसकी जगह क्या होएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उस पे आसपास उसको अट्रैक्ट करेंगे एंड वो दोनों डिसोसिएट और अब मैक्सिमम एक्सटेंट तक होंगे। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस अब इंक्रीज़ हो जाते हैं पहले के कंपैरेटिव, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ बहुत कम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एंड देन अब आपके पास बात आई है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन के साथ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज़ करती है। कंडक्टिविटी क्या होती है हमें पता है, पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डिफाइन हमने प्रीवियस पढ़ी थी, पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया में जो आपके आयंस हैं उनकी वजह से जो उनकी जो कंडक्टिंग पावर है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कापा, ठीक है। अब आपके पास डाइल्यूशन के साथ साथ क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम पे जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, कम होते जाएंगे। जैसे आप उसमें सॉल्यूशन और ऐड करोगे, सॉल्वेंट और ऐड करोगे, तो सपोज़ यहाँ पे 10 आयंस प्रेजेंट थे पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया, अब आपने उसको डाइल्यूटेड कर दिया तो अब वो आयंस क्या हो गए, कम हो गए उस एरिया पे, यानी कि 2 रह गए उतने ही एरिया पे, बिकॉज अब वो सॉल्वेंट इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिक्रीज़ वैल्यू आती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की विद डाइल्यूशन। सो ये तीनों केसेस इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव लर्न दिस।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, कोलाश लॉ। कोलाश लॉ इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डिल्यूशंस ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस, हमें पता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन विच इज़ एसोसिएटेड। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी है हमारी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, वो सम होगा उसकी आयनिक कंडक्टिविटीज़ ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जितने भी उसने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, मतलब हर एक आयन की क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगी। फॉर NaCl इलेक्ट्रोलाइट तो आपकी जो लैम्डा नोड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है NaCl की, वो किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो इस बेस पे हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट मीन्स लैम्डा नोड की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको मोलर कंडक्टेंस नोट करनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड के लिए, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, आप मोलर कंडक्टिविटीज़ की हेल्प से निकाल सकते हैं। यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, पोटेशियम ऑक्सलेट, पोटेशियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड KCl। हम इन तीनों की अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पता हो, बाय एडिंग ऑल थ्री वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा नोड ऑफ एसिटिक एसिड। इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्ट HCl एंड KCl। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हमें KCl यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज हमें इस एसिटिक एसिड में क्या है, आपके पास एसीटेट एनायन है एंड H+ कैटायन है। तो यहाँ पे आपके पास एसीटेट एनायन मिलेगा, K+ हमारा कैटायन है, वो हमें यहाँ पे नीडेड नहीं है, और यहाँ पे Cl नेगेटिव एनायन नीडेड नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा नोड ऑफ KCl माइनस करेंगे। सो इस वजह से हम दोनों को, हमें इन तीनों की हेल्प से एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कंडक्टिविटी मिल जाएगी। देन वी चेंज अवर स्लाइड। और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो रेशो होती है वही होती है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। द डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एट एनी कंसंट्रेशन C। उसके फॉर्मूला क्या है, K = C∝² 1 - अल्फ़ा। सॉल्युबिलिटी जो होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की, जैसे AgCl, BSO4, PbSO4, वो आप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, K × 1000/λm। यहाँ से इस फॉर्मूला से, ये 3 फॉर्मूले हैं विच इज़ यूज इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एंड इनकी डेफिनेशन या 1 मार्क MCQs में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमने नॉर्मल पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास यहाँ पे जो यूज़ है इसको और क्या कहते हैं हम, डैनियल सेल। लेट अस टेक 2 बीकर्स एंड फिल देम सेपरेटली विद जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये मैं थ्योरी आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 बीकर्स लिए हमने, फर्स्ट बीकर में हमारा जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, सेकेंड में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। जो इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर वो जिंक रॉड है एंड कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर रॉड है। सेम टाइप के सिमिलर इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए जाते हैं मेटल्स के डैनियल सेल के अंदर। सो हमारे पास अब क्या होगा, इन दोनों को कनेक्टेड किया है, एक तो इलेक्ट्रोड्स को हमने मेटालिक वायर के थ्रू एंड जो सॉल्यूशंस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किए हमने थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कन्वेंशनल करंट को मेज़र करने के लिए हमारा एमीटर है, एमीटर हमें शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। सो जैसे हाँ ये सेटअप होता है अपरेटस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका नेम क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी विद द केमिकल चेंज। सेल रिएक्शन में जो केमिकल चेंजेस होंगे उसकी वजह से हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल, ये चारों नेम्स हैं इसके। एंड आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने जो पहले पढ़ा है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से केमिकल चेंज ब्रिंग आउट करते थे, और यहाँ पे हम केमिकल चेंजेस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जिंक स्टार्ट डिजॉल्विंग इन द जिंक सल्फेट सोल्यूशन, मोर ऑफ जिंक आयन accumulation of zinc ion starts in the beaker,
सो उस वजह से क्या होगा, जिंक आयंस के एक्यूमुलेशन होने के, मोर ऑफ द जिंक आयन डिजोल्व होने का मतलब क्या है, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2+ आयंस, तभी वो सॉल्यूशन फॉर्म में आता जाएगा। अब वो सॉल्यूशन फॉर्म में जब आएगा, Zn2+ में कन्वर्ट होगा जिंक, देन दैट मीन्स इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2+, दैट मीन्स इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है आपका, वो कैसा इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे थ्रू दिस मेटालिक वायर, दीज हैव टेंडेंसी, चार्ज हैव टेंडेंसी टू मूव थ्रू द कंडक्टिंग वायर। तो चार्ज हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से मूव करेंगे टू द नेक्स्ट बीकर। नेक्स्ट बीकर में हम मूव करेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2+ फॉर्म में प्रेजेंट है, वी नो यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर इज इन द फॉर्म ऑफ 2+ एंड सल्फेट 2-, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एज इलेक्ट्रॉन्स रीचेज इन दिस बीकर, सो मोर द कॉपर 2+ आयंस गेन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू सॉलिड कॉपर। कॉपर पे अब जो कन्वर्ट होगा वो कॉपर कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, एट दिस कॉपर रोड पे, एंड यहाँ से जिंक रोड क्या है, डिजोल्व हो रही है कंटिन्यूसली अपने सॉल्यूशन में। सो वेट ऑफ जिंक रोड is becoming less and less and weight of copper rod becoming more and more, यहाँ से क्योंकि कॉपर की एक्यूमुलेशन हो रही है उस रोड पे। सो ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन आपको ये शो की है, -2 यानी कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे हमारे पास एंड वो कंडक्टिंग वायर से कहाँ चले गए, दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स जिस साइड पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर का है, पॉजिटिव, एंड जहाँ से लिबरेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन किस नेचर का है, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो आप प्रोसेस स्टडी करो कि क्या होता है, Zn से Zn2+ आयन में जब कन्वर्जन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेम्ड एज ऑक्सीडेशन। loss of electron is termed as the process of oxidation, ठीक है, and gain of electron is termed as reduction। so ये क्या है हमारे पास, oxidation takes place at at anode and reduction takes place at cathode। so this negative terminal is anode because oxidation takes place at here, and this positive terminal is cathode, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं, ये एनोड हो गया एंड कैथोड हो गया। फर्दर आपको पता है बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन अगर जिंक टू कॉपर मूव कर रहे हैं, सो बाय कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कॉपर टू जिंक, अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। सो यही हमारी डिफ्लेक्शन आई, हमारे पास एमीटर ने हमें इंडिकेट किया कि करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है एंड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। सो इस केमिकल चेंज की हेल्प से हमने क्या जनरेट करा है, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज था इसका क्या सिग्निफिकेंस था यहाँ पे, ये इस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो जिंक आयन जब Zn2+ आयंस में कन्वर्ट हुए हैं तो यहाँ पे Zn2+ आयंस की क्या होगी, एक्सेस हो गया। सिमिलर यहाँ पे जब कॉपर रिड्यूस हो रहा है टू कॉपर पॉजिटिव कॉपर एंड यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास सल्फेट आयन का एक्सेस हो गया। लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या था, एनोड, एंड ये हमारा क्या है, कैथोड। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे सल्फेट आयंस की जो एक्यूमुलेशन है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होगी एंड दिस साइड Zn2+ आयंस की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन ना हुई तो यहाँ पे कैथोड एंड एनोड के टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये किससे मेंटेन होती है, थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हमारे पास क्या है, इन आयंस की मूवमेंट होती है विदाउट डायरेक्टली मिक्सिंग ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशंस मिक्स भी नहीं होते एंड ये आयंस मूव भी हो जाते हैं। सल्फेट आयंस आपके कॉपर साइड से कहाँ शिफ्ट होते हैं, जिंक साइड, एंड यहाँ पे आपके पास क्या होता है, दोबारा से जिंक सल्फेट बनता जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ आयंस में एंड यहाँ सल्फेट आयन एक्सेस में रह रहा है, तो ये सल्फेट आयंस शिफ्ट होते जाएंगे थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड यहाँ पे जिंक के साथ कंबाइन होके वापस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन
बनाते जाएंगे एंड ये रिएक्शन पूरी ऐसी प्रोसीड होती जाएगी। एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि सारे सल्फेट आयंस हमारे कहाँ हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे टू दिस सॉल्यूशन एंड यहाँ सारा जो कॉपर है सॉल्यूशन के अंदर से वो डिपॉजिट हो जाएगा हमारे इस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो और उस पॉइंट पे ये आपका सॉल्यूशन एम्प्टी हो जाएगा एंड हमारी रिएक्शन क्या है, स्टॉप हो जाएगी। विदाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक केमिकल चेंज किया, कोई केमिकल वेस्ट नहीं हुआ हमारा यहाँ पे और हमारे पास करंट मिल गया हमें, ठीक है। ये करंट जो हमारा प्रोडक्शन हुई वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। अब ये जो कॉपर हमारे पास जो है वेस्ट नहीं जाएगा, कॉपर रोड पे जो डिपॉजिट हुआ है इट अगेंस्ट, अगर आप सल्फेट सॉल्यूशन में इसकी रिएक्शन करेंगे या मिक्स करेंगे देन इट अगेन फॉर्म कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉपर भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फेट्स हमें मिलता जाएगा एक्सेस में, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट वर्किंग थी डैनियल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की या गैल्वेनिक सेल की। अब हमारे पास क्या है मेन फीचर्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि हमारे पास क्या होती है, लेफ़्ट बीकर में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है एंड राइट बीकर में रिडक्शन हो रही है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज आपको पता होना चाहिए किससे बना होता है, ये पोटेशियम सल्फेट से एंड या पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड से एंड इसमें जेलेटिन होती है एंड अगर अगर होती है, अगर अगर एंड जेलेटिन। यहाँ पे भी इसकी पूरी वर्किंग लिखी हुई है। इसके फंक्शंस यही हैं कि ये कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को एंड बाय अलोइंग द आयंस टू फ्लो फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग द टू सोल्यूशंस एंड ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सोल्यूशंस की इनटू टू हाफ सेल्स में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एंड ये फीचर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, सबसे पहले डैनियल सेल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हाफ सेल को हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं, देन ये सेल इलेक्ट्रोड सेल का साइन आपके एंड देन हम अपने रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे होती है हमारे पास, कैसे हुई है, जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn2+ आयंस में, यही है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। कन्वर्जन हुई है, जिंक 0 से कन्वर्ट हुआ है 2+ में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करके दिखाएंगे। फिर ये दोनों आपके सेल्स का साइन एंड देन रिडक्शन क्या है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2+ आयंस से में था पहले कॉपर एंड इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड न्यूट्रलाइज हो गया, चेंजेस इनटू कॉपर। तो रिडक्शन हाफ सेल हमने यहाँ बाद में रखा, बीच में हमने क्या रखे, दोनों सेल, ठीक है। अब आपको इसकी स्टेट भी देनी है, जिंक पहले सॉलिड था, कन्वर्ट हुआ एक्वस मीडियम में आया आयंस की फॉर्म में, कॉपर एक्वस मीडियम में था एंड वो सॉलिड फॉर्म में आया, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है उसको हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, अपोजिट होती हैं। फॉर एग्जांपल जिंक की जो पोटेंशियल है वो कितना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट, तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, -0.76 वोल्ट, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक रेफरेंस सेल है बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम कितनी लेके चलते हैं, 0। तो जो पूरे सेल की आपकी यहाँ पे पोटेंशियल आएगी, ईएमएफ जनरेट होगा, कितना करंट जनरेट होगा, वो आपका किसका होगा, जो भी आप उस रेफरेंस सेल के साथ लेके चल रहे हो कम्प्लीटली उसी की वैल्यू होगी वो, ठीक है। बिकॉज हाइड्रोजन की वैल्यू तो क्या है, 0, तो इसलिए हम इसको रेफरेंस लेके चलते हैं। और जो कंप्लीट आता है वो आपका किसका होता है, जो आप रेफरेंस के साथ में लेके चल रहे हो, जिसकी आपको ईएमएफ डिटरमाइन करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड एंड कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है एंड इसकी वर्किंग से पहले ये बना कैसे हुआ है,